उस समय 6 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए इंडिया में, 6 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए। पोखरण का विस्फोट किया अटल जी ने, बाजार क्रैश हो गया, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बन के आए। बाजार को ये बात पसंद नहीं आई। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि कोई स्टॉक एक्सेस इंडिया में डूब सकता है? लेकिन हुआ। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा आप हिस्ट्री को जानेंगे। तो मैं पंकज लड्डा पिछले 35 साल से स्टॉक मार्केट में हूँ और एज ए इन्वेस्टर और ट्रेडर काम कर रहा हूँ। लोग मुझे कई नाम से पुकारते हैं, लेकिन मैं अपने आप को स्टॉक मार्केट का एक स्टूडेंट समझता हूँ। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा स्टॉक और स्टॉक मार्केट की वो सारी बातें जो मैंने इस 35 साल में सीखी, वो बातें जो अब तक अनकही रही, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप में से ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट को 1992 या हर्षद मेहता के टाइम से जानते हैं, लेकिन क्या स्टॉक मार्केट उससे पहले नहीं था? यदि मुझसे पूछे तो स्टॉक मार्केट को सबसे पहले लोगों तक पहुंचाया वो थे धीरू भाई अंबानी। जी हाँ, 1983 के आसपास की बात है। धीरू भाई अंबानी का जब पहला इशू आया था तो स्टॉक मार्केट घर घर में पहुंचा, घर घर में शेयर्स पहुंचे रिलायंस के, और उसने फिर जनरेट किया। हम उस समय से बाजार में हैं, लेकिन एज क्या थी? 13 साल, जस्ट 13 साल। लेकिन जानते थे, जानना चाहते थे और मजा लेते थे स्टॉक मार्केट में। वो टाइम था जिसके 1 साल बाद में 1984 अक्टूबर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई देश में। इंदिरा गांधी का डेथ हुआ। इंदिरा गांधी जो मानी जाती थी इंडिया इक्वल टू इंदिरा, हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था कि स्टॉक मार्केट को 15 दिन के लिए बंद करना पड़ा। आज तक 2022 में हम बैठे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। जी हाँ, मार्केट में कोई बाहर नहीं था। फिर राजीव गांधी की ताजपोशी हुई और उसके बाद में जब बाजार खोला गया तो भी इतना जबरदस्त सेलिंग प्रेशर था कि कोई बाहर नहीं था। तो गवर्नमेंट ने एफआईस इंस्टीट्यूशंस उस समय नहीं हुआ करती थी, सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, एलआईसी और यूटीआई। इन दोनों को खड़ा किया और बाय किए, और 5 दिन तक रेगुलर इन्होंने 100 करोड़ की शॉपिंग की। तब जाके बाजार स्टेबलाइज हुआ और यहां से स्टार्ट होता है एक बहुत बड़ी जर्नी जिसने हमें बहुत पैसा दिया था। ये वो जगह था जब हमने जो भी शेयर लिया, देयर इज नो प्रॉफिट टेकिंग एट ऑल, जैसा कि आपने रिसेंटली इस 2020 के क्रैश के बाद में देखा। कोई प्रॉफिट टेकिंग नहीं, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चला। जुलाई 1985, जी हाँ, जुलाई 1985 को जो 250 सेंसेक्स हुआ करता था वो 570 सेंसेक्स, जी हाँ दोस्तों, सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, निफ्टी की नहीं। ये 570 सेंसेक्स जो आज 60,000 चल रहा है, वहां जाके टॉप बना और अगले 3 साल तक एक लंबी मंदी चली। ये वो समय था जिस समय हमें ये डिफाइन करना मुश्किल हो गया कि क्या स्टॉक मार्केट एक वाइबल बिजनेस रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप सीखेंगे आप जानेंगे ये था, है और रहेगा, शाश्वत है। जी हाँ, 1988 की बात कर रहा हूँ। यहाँ फिर से हर्षद मेहता की बुलरन स्टार्ट होता है, और यहाँ से यहाँ तक का दौर जो था वो मनु मानक का जो दौर था। ये वो प्लेयर थे जो सबसे बड़े प्लेयर थे, और उस समय की यदि मैं बात करूं, हम ये कोशिश किया करते थे किसी भी तरह से मनु मानक से कोई कांटेक्ट बैठ जाए, कोई सर्च सेटिंग बैठ जाए तो हम भी उनके साथ कमा सके। कुछ सोर्सेस से हम उनके साथ कनेक्ट भी हुए, लेकिन धीरे धीरे 1988 के बाद में हर्षद मेहता का टाइम हुआ और बुल फेज स्टार्ट हुआ। और ये जो बुल फेज था जिसको तो आप सब जानते हैं, लेकिन ऐसा न मानिए कि ये भी इतना इजी था। 1991 ये वो समय था राजीव गांधी का ऑल ऑफ सडन डेथ हो गई। सोचिए क्या पोजीशन रही होगी। लेकिन ये स्टॉक मार्केट है, हमेशा था, है और रहेगा। हमें यहाँ चिंता की जरूरत नहीं है। उसके डेथ के बाद भी स्टॉक मार्केट तक चलता रहा, और 4500 जो 1985 का सेंसेक्स 560 था, वो 4500 1992 हर्षद मेहता के टाइम पे टॉप बना। 1993 बॉम्बे बम ब्लास्ट, लेकिन बाजार कुछ समय के लिए खराब हुआ, फिर ठीक हुआ। लेकिन हमने जो सबसे ज्यादा पैसा कमाया वो कमाया था 93-94 के आईपीओ बूम में। जी हाँ, डेली आईपीओ, महीने के 50 आईपीओ, 100 आईपीओ, और हम लगाते थे एप्लीकेशन और पैसा कमाते थे।
इतना मैड्रस जो आज तक आपने नहीं देखा होगा। जरा इमेजिन कीजिए कि आज जो म्यूचुअल फंड के एनएफओ आते हैं आपके पास, 10 रुपए का एनएफओ, अगले दिन लिस्टिंग होती है या अगले दिन ट्रेड करते हैं, यदि आप एग्जिट करते हैं आपको 10 रुपए मिलते हैं। लेकिन उस समय पहले आओ पहले पाओ, 10 रुपए का मॉर्गन स्टैनले का आईपीओ, 4 रुपए प्रीमियम, यानी कि आप 10 लाख रुपए लगाइए और 14 लाख रुपए ले जाइए। ये हाल था, इतना कमाई थी। 1998, 1999, जी हाँ, पोखरण का विस्फोट किया अटल जी ने, बाजार क्रैश हो गया, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे, लेकिन क्या हुआ, बाजार में बिग बुल रन फिर से स्टार्ट हो चुका था। जो स्टॉक्स इस समय 2000-3000 तक चले गए थे, वो लास्ट में बूम के ब्रस्ट होने के बाद में 3-3 रुपए तक ट्रेड हुए। यहाँ हमने सीखा, यहाँ हमारा वो लेसन काम आया जो 1992 में हमने सीखा था कि जब बाजार क्रैश होने लगे तो बाजार को छोड़ दो, बाजार से भाग जाओ। उस समय भाग लेने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, भाग लेने की जरूरत नहीं है। और हम भी बाजार में छोड़ के भागे। 2500 रुपए वाला स्टॉक 1800 रुपए में 3 दिन में बाद में ही बेचकर भाग गए। बाद में वो स्टॉक 3-3 रुपए ट्रेड हुआ। ये 92 की लर्निंग ने हमें सिखाया था, इसलिए हुआ। और यहाँ से लेकर 2003 तक का वो टाइम था जो बहुत बेकार टाइम था। ये वैसा ही टाइम था जैसा 85-87 के बीच के टाइम था। हमने रियली सोचना चालू कर दिया, क्या स्टॉक मार्केट में काम किया जा सकता है, अर्न किया जा सकता है। स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे थे और ब्रेकआउट्स फेल हो रहे थे। करते क्या हम लोग, कुछ नहीं, कोई चारा नहीं था, लेकिन हम बने रहे। विश्वास था कि इकोनॉमी चलेगी और स्टॉक मार्केट चलेगा। इससे पहले का जो 10 साल, 90 से लेकर 2000 तक का 10 साल था, उस समय 6 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए इंडिया में। 6 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए और वो सबसे वर्स्ट पीरियड था। और 2003 के बाद में मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट स्टार्ट हुआ और वहां से हमें फिर से हिम्मत आई। जैसे ही बाजार चलने लगता है हमारी हिम्मत बढ़ने लगती है और लोग आने लगते हैं, अदरवाइज हमें कोई नहीं पूछता है। वहां हमें फिर पूछा जाने लगा। लेकिन 2004 में एक ऐसा काम हुआ कि बस, अटल जी की गवर्नमेंट दोबारा आने वाली थी। प्रॉपर टाइम से 6 महीने पहले अटल जी ने अनाउंस कर दिया इंडिया वाज शाइनिंग और गवर्नमेंट आने वाली थी। लेकिन गवर्नमेंट नहीं आई और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बन के आए। बाजार को ये बात पसंद नहीं आई। हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर 1993 में रह चुके हैं, लेकिन बाजार को पसंद नहीं आई और 2.5 दिन में 25% बाजार टूटा। यदि आप बाजार में काम करते हैं तो ऐसा दर्द झेलना पड़ेगा। आप ये मान के चलिए, हमने हर्षद मेहता के टाइम पर, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के टाइम पर और अगेन ये दर्द झेला है, लेकिन इस विश्वास के साथ कि नहीं, फिर है आएगा। ग्रोथ इज परमानेंट, सेटबैक इज टेम्परेरी, ये बात मान के चलिए। और मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट चला जो 2008 तक। 2008 की तेजी हमें बहुत कुछ सिखा के गई और बहुत अच्छा पैसा, रियल में वर्थ, अगेन दोबारा से पैसा बना। जब भी बुल मार्केट आता है पैसा बनता है। बियर मार्केट में हमें सिर्फ एक करना है, हमारे पैसे को सेव करना है, और यही हमने किया। कई सेटबैक लगे, सबसे बड़ा सेटबैक तो अभी आने वाला था 2008 के बियर मार्केट के बाद में। 2013 तक कोई काम नहीं था, अगेन वही डल पीरियड। आप में से कई लोग सोचते होंगे स्टॉक मार्केट आज लो, एक आध महीने में तो स्विंग ट्रेडिंग में कमा ही लेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। कहीं ऐसा टाइम है जब लंबे बियर मार्केट चलते हैं, 3-3 साल के बियर मार्केट चलते हैं। 2013 में मैं आपको बता रहा हूँ, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज नाम का एक स्पॉट एक्सचेंज आया और उसमें हमने बहुत बड़ा पैसा डाला। 13% का सालाना रिटर्न। स्टॉक मार्केट में कोई रिटर्न नहीं था और मैंने नहीं, बॉम्बे के बड़े बड़े ब्रोकर्स जिन्हें आप भी जानते हैं उन्होंने भी डाला। रीजन, उन्होंने, जो आज सबसे बड़े ब्रोकर्स हैं, उन्होंने भी पैसा डाला, हमने भी डाला, लेकिन वो डूब गया। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि कोई स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में डूब सकता है? लेकिन हुआ। ये हमारे लिए सबसे, अभी तक का सबसे बड़ा सेटबैक था। इस हिस्ट्री में सबसे बड़ा सेटबैक कम से कम 25 साल बाद में हमें देखने को मिला। लेकिन यहाँ से हम फिर जनरेट हुए, फिर हिम्मत इकट्ठी की और हमने जाना कि नहीं, देयर इज नो फ्री लंच। तो यहाँ मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा आप हिस्ट्री को जानेंगे, अपने फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज को उतना ज्यादा इनकैश कर पाएंगे। यही हमने किया है।
लेकिन आज भी हिस्ट्री नई क्रिएट कर देते हैं और बाजार कितना टीचरियस हो सकता है ये हम जानते हैं। देयर इज नो नीड टू री इन्वेंट द व्हील। जो इन्वेंट किया जा चुका है, जो लर्न किया जा चुका है, वो आपके सामने हाजिर है। यहाँ कुछ लेसन्स मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहूंगा वो यही है। सबसे पहला लेसन, अपने आप को डिफाइन कीजिए कि आप है क्या। स्टॉक मार्केट में आपका ऑब्जेक्ट क्या है? क्या आप इन्वेस्टर हैं? क्या आप ट्रेडर हैं? यदि इन्वेस्टर हैं तो आप छोटे मोटे डिप्स से न घबराएं, और यदि ट्रेडर हैं और आपका कोई स्टॉक 5 टाइम हो जाता है तो आप क्यों घबराते हैं? आपको अपना 10% मिल चुका है, ये आपको डिफाइन करना होगा। दूसरा, आपको डिफाइन करना होगा कि क्या आप वैल्यू इन्वेस्टर है, ग्रोथ इन्वेस्टर है, या हेज टाइप ऑफ इन्वेस्टर है, या ट्रेडर है। क्योंकि ये चीज जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे आप हमेशा डाउट में रहेंगे कि मुझे करना क्या है। एक अच्छा फिजिशियन कभी भी अच्छा डेंटिस्ट नहीं हो सकता, कभी भी अच्छा हार्ट सर्जन नहीं हो सकता। वो एक फिजिशियन ही रहेगा। आपको क्या बनना है? आप जिस एरिया में भी जाना चाहते हैं उसमें बेस्ट बनिए। चाहे तो आप ग्रोथ इन्वेस्टर बने या वैल्यू इन्वेस्टर बने, लेकिन एक एरिया पकड़ लीजिए। जब आपने अपने आप को डिफाइन कर लिया है तो एक पर्टिकुलर टाइम टेस्टेड प्रोसेस बनाएं और उसको लर्न करें, उसको फॉलो करें। एक बात मान लें कि एक डीमेट अकाउंट खोलकर आप वॉरेन बफेट, पीटर लिंच या जिम सॉरस नहीं बन सकते हैं। कई लोग आपको मिलेंगे जो आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि पंकज, स्टॉक मार्केट में मत जाइए, आप स्टॉक मार्केट में मत जाइए, ये सट्टा है, यहां नुकसान लगता है। लेकिन आपको इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इस बात को इस तरह से लेना है कि ये वही लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम आज तक नहीं कमा पाए हैं, इसलिए आप भी नहीं कमा पाओगे, बेटर है कि आप न जाएं। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि ये कमा पाते तो ये भी मेरी तरह आपसे कहते कि आप जा सकते हैं, बस बना लीजिए एक टाइम टेस्टेड प्रोसेस। और इतना विश्वास दिलाता हूं, मेरी एज आज 51 ईयर्स है और वॉरेन बफेट ने 99.4% अपनी वेल्थ 652 की एज के बाद में बनाई है। तो सोचिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात, 35 साल जा चुके हैं, लेकिन अगले 15 साल 20 साल इंडिया के सुप्रीम टाइम रहने वाला है। क्या मानते हैं आप इंडिया को? आप राइट टाइम पर राइट कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी हो जाएगी 2025 तक। $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी हो जाएगी 2030 तक। हमारी लाइफ पे क्या फर्क पड़ने वाला है? जरा सोचिए। हमें दो ही चीज पे ध्यान रखना है। नंबर 1, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहाँ है, और नंबर दूसरा, कंज्यूमर स्पेंडिंग कहाँ है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग आप देख सकते हैं कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हो रहा है। कंज्यूमर स्पेंडिंग सिर्फ आप ये देखना है कि आपके घर में खर्चा कहाँ हो रहा है, आपके बच्चे क्या खा रहे हैं, आपके घर में क्या शॉपिंग हो रही है, यही तो देखना है। बस सिर्फ और सिर्फ इस बात पर फोकस कर लीजिए। और कितना बड़ा ये मार्केट है आपके घर का, आपको मैं बता दूं, 40 करोड़ से ज्यादा बच्चे इंडिया में ऐसे हैं जो 18 साल से कम एज है, और ये अगले 10-15 साल में फील्ड में आएंगे, बिजनेस करेंगे, खर्चा करेंगे, और यही हमें हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने वाले हैं। क्या समझते हैं आप इस मिडिल क्लास को? 60 करोड़ लोग मिडिल क्लास में हैं, ये अपर मिडिल क्लास में शिफ्ट होंगे। जरा सोचिए, जिस चैनल में आज हम देख रहे हैं, क्या कभी सोचा था कि इतने यंग लोग इस तरह का जोश चैनल में जोश भर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 साल लगते हैं आपका एक आइडिया क्लिक करने के लिए आज के टाइम पे, जो आज से पहले पॉसिबल नहीं था। हम तो सिर्फ ये सुना करते थे कि टाटा और बिरला और बाद में धीरू भाई अंबानी, बस। लेकिन आज आपका एक आइडिया आपको मिलेनियर और बिलियनियर बना सकता है। ये मिडिल क्लास का ड्रीम है। मत सोचिए कि ये स्टार्टअप कितने फेल हो रहे हैं। यदि फेल भी हो रहे हैं, 80% भी फेल हो रहे हैं, तो ये मान के चलिएगा वो लाखों लोगों को रोजगार देकर बाद में फेल हो रहे हैं। इंडिया का मिडिल क्लास की पावर क्या है? यदि आप रात में मैटनी शो देखने जाते हैं, 1 करोड़ लोग एट ए टाइम इंडिया में बैठकर मैटनी शो देखते हैं, इतनी तो कई कंट्रीज की यूरोप में पॉपुलेशन नहीं। क्या समझते हैं आप इंडिया की पावर को? और अगले 20 साल की पावर को आप इमेजिन नहीं कर सकते। हमारे यहाँ का मैरिज का बजट हर साल का 100 लाख करोड़ का है। कितना बड़ा पैसा खर्चा करते हैं हम लोग।
सिर्फ मेरिज पर। अभी मैं अंडमान घूमने गया था, गूगल कर रहा था अंडमान ट्रिप, नीचे नीचे एक स्लोगन देखा, हनीमून ऑन ईएमआई। क्या समझते हैं आप? 2030 तक कंज्यूमर डेट कॉमर्शियल डेट से ऊपर होने वाला है। स्मॉल स्मॉल, आप और मेरे जैसे स्मॉल छोटे छोटे डेट ऊपर हो जाएंगे। कितना कंजम्पशन होगा? क्या समझते हैं आप? क्या समझते हैं? इंडिया की पावर को 80 करोड़ डेबिट कार्ड होल्डर्स हैं और क्रेडिट कार्ड सिर्फ 6 करोड़। पासपोर्ट 12 करोड़ लोगों के पास है। आपको नहीं लगता कि ये 12 करोड़ लोगों के पास तो कम से कम क्रेडिट कार्ड होना चाहिए? मेरी समझ में तो कम से कम 20-25 करोड़ लोगों के पास होना चाहिए। कितना बड़ा मार्केट है जो क्रेडिट कार्ड हो सकता है। जरा सोचिए कितना बड़ा मार्केट। राइट टाइम पर राइट कंट्री में आप हैं, बस जरूरत है फोकस करने की। और एक बात मान लीजिए, नेवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप। यू विल विन, यू विल बी ए सक्सेसफुल इन्वेस्टर। बस आपको करना ही है, एक ही बात माननी है, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। बस ये जिस दिन आपने मान लिया कि आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं, आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। 2020 के मार्केट क्रैश के बाद में, कोविड के टाइम, एक महिला मेरे पास आई और फोन पे बात किया कि क्रैश हो चुका है, बाजार खराब है। मैं, कॉमन सेंस मेरा ये कहता है, और कुछ चले या न चले, बाजार में सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन की कंपनियां तो जरूर चलेगी क्योंकि दवाई तो बिकेगी। लेकिन उनके हस्बैंड जो फाइनेंस प्रोफेशनल थे, उन्होंने ये कहा कि नहीं, इकोनॉमी बंद हो चुकी है, कुछ नहीं करना है। और विद इन 2 मंथ बेस्ट स्टॉक परफॉर्मिंग स्टॉक्स ये फार्मा कंपनीज के रहे, जो अगले 2 से 3 महीने में डबल हो गए। उस लेडी में किस चीज की कमी थी? उनका असेसमेंट सही था, उनकी सोच सही थी। कमी थी तो सिर्फ और सिर्फ विश्वास की। किस विश्वास की? यू आर द बेस्ट। बस जिस दिन आपने ये मान लिया यू आर द बेस्ट, आपको कोई नहीं रोक सकता। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को फिनिश करता हूं। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।